students, how are you all? So as you all know, we were doing the first chapter of class 11th, nature and purpose of business. तो अभी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, कुछ पार्ट्स आपने देख लिया है। तो हमने देखा बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से शुरू होते होते कहानी ये आगे बढ़ रही थी आपकी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ये बिजनेस होता है ना, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वीडियो में हम वो ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, देखेंगे कि डिटेल में ये ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। बिजनेस जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं। जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का सिंपल सा मतलब है कि आपको पता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसलिए क्योंकि बिजनेस जो है वो आपका मनी इनकम जनरेट करता है। जितनी भी एक्टिविटीज मनी इनकम या वेल्थ जनरेट करती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों एक्टिविटी कोई भी इंसान करेगा तो उसको किसी न किसी फॉर्म में इनकम मिलेगी, वेल्थ मिलेगी। बिजनेस जब करते हैं तो उनकी इनकम होती है प्रॉफिट के फॉर्म में। तो यही है, तो कह रहे हैं कि जो बिजनेस होता है ना उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि उसे इनकम जनरेट करनी है, उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अभी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या है? 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड उसके लिए आप एक चीज लर्न कर लो, एसपीजी। आपने एलपीजी सुना होगा, तो एलपीजी से आपको ये एसपीजी में आता है। ये एसपीजी क्या कहता है? एसपीजी का एस का मतलब है सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल। पी का मतलब है प्रॉफिट एंड जी का मतलब है ग्रोथ। तो जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में ये 3 मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ये सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ क्या होता है? सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? सर्वाइवल पर आते हैं। सर्वाइवल का सिंपल सा मतलब है सरवाइव करना। ठीक है, सस्टेन करना। किसी जगह अगर आप हो तो आप बने रहना। वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर सर्वाइविंग। हम लोग क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? हम लोग अर्थ पर क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज अर्थ की कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर ह्यूमन बीइंग्स रह सकते हैं। हमारे पास फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीजें बेसिक नीड्स होती है। फूड खाना, क्लोथिंग कपड़े एंड शेल्टर घर। तो ये 3 चीजें बेसिक नीड्स होती है किसी भी इंसान की। एंड ये हमें जरूरत है इन चीजों की सर्वाइव करने के लिए। बेसिकली अगर एकदम मिनिमम पे आप जाओ तो ऑक्सीजन एंड फूड इतना चाहिए होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए। अब जो बिजनेस है, बिजनेस को भी सर्वाइव करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस के लिए क्या है ना, अभी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे एंड ये बिजनेस भी आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पूरी जो मार्केट है वो मार्केट कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। मार्केट के बारे में मार्केटिंग में सीखोगे, ये सब 12th में आपका आएगा। ये सब मार्केट है तो मार्केट में सस्टेन करना पड़ता है, रहना पड़ता है, बिकॉज हर तरफ से कंपटीशन है। जैसे कि एक क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे होते हैं एंड आपको उन सबके साथ compete करके अपनी जगह बनानी होती है। आपको उस क्लास में रहना पड़ता है एंड फिर उनमें compete करके आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होता है, जहाँ पे फिर साल भर आपको उन स्टूडेंट्स के साथ रहना है, उन स्टूडेंट्स के साथ उस क्लास में सर्वाइव करना है। जो नहीं करते हैं वो फेल हो जाते हैं। यही बिजनेस का है। बिजनेस भी जो है वो पूरे एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है। पूरी ये मार्केट होती है। जब आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कई टाइप्स की मार्केट होती है। अगर हम इंडिया की बात करें या आप अपनी छोटी सी सिटी की बात करो, अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी लो, आप दिल्ली ले लो या मुंबई ले लो, तो वहां पे बिजनेसमैन जो है उसको सर्वाइव करना है बाकी सारे बिजनेस के साथ। तो ये सर्वाइवल होता है। तो अब ये सर्वाइवल क्या कहता है? तो सर्वाइवल, देखिए, किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए चाहिए प्रॉफिट्स। ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। अगर बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेगा तो वो बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा, उसकी सर्वाइवल नहीं हो पाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड इट विल फेल एंड द बिजनेस विल कम टू एन एंड। बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट्स जो है ये आपका मेन चीज है जो सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। अब ये प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं? आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल चीज है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। बिजनेस क्या कहता है? देखो, बिजनेस का जो
काम है ना वो बहुत प्रोसेस्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होता है। एंड वो जो प्रोसेस है वो कोई सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें, बड़े बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। बिजनेस में दो टर्म्स है, प्रोडक्शन का या प्रोक्योरमेंट का। हम प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं। आपका ये बिजनेस है, इस बिजनेस का नाम ले लेते चलो एबीसी। चलो ये कंपनी है कोई एक, एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी। जब कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ आएगा। अब ये कंपनी का क्या काम है ना, ये बनाती है, वही एग्जाम्पल लेते, टेबल्स बनाती है। चलो टेबल्स ले लो, कुछ और देखते हैं। टेबल्स की जगह हम लोग देखते हैं कि ये आपका बनाती है डस्टर्स, डस्टर्स बनाती है। इसका काम है डस्टर बनाना। अब ये क्या करेगी, इस बिजनेस के अंदर लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। बिजनेस बिल्डिंग तो काम करेगी नहीं ना, बिजनेस के अंदर लोग हैं जो ये बिजनेस चला रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मंगवाया सामान। इनको डस्टर बनाना, तो पहले सामान खरीदते हो आप, घर पे कुछ चीज बनाते हो, खाना बनाते हो, बाहर से सामान लाते हो खरीद के, इन्हें भी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये हमारे सोसाइटी में जाएंगे। ये जो बाकी का एरिया बचा है बिजनेस के अलावा, बाहर का जो एरिया है, सोसाइटी है, पूरा एनवायरनमेंट है, वहां जाएंगे, वहां से रिसोर्सेज लेंगे। क्या रिसोर्सेज लेंगे, अब जैसे इनको डस्टर बनाना है तो इनको वुड चाहिए होगी। वुडन डस्टर की अगर बात करें, वुड लाएंगे, डस्टर के ऊपर का जो होता है उसका सामान लाएंगे, तो कई सारे सामान वहां से लाएंगे। उस डस्टर को बनाने के लिए अगर किसी मशीन का यूज हो रहा है तो वो मशीन लाएंगे। ये सारा सामान वो अपनी इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ले आएंगे। तो यहाँ सोसाइटी से वो अंदर ला रहे सामान। उसके बाद ये लोगों को लेंगे कि भाई हमें डस्टर बनाना है, अब उसके लिए भी लोग चाहिए। ये बोलेंगे चलो लोगों को भी लाओ बाहर से, जिनको जरूरत है, जिनको डस्टर बनाना आता है, जो मशीन का काम कर पाएंगे, उन लोगों को ही बुलाते हैं। यहाँ पे कौन है, ये लेबर है, लेबर को बुलाएंगे। दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, या तो ऑफिस का काम करने वालों को या फैक्ट्री का काम करने वालों को। ऑफिस मतलब या तो जो मेंटल वर्क करेंगे, एंड लेबर मतलब जो फिजिकल वर्क करेंगे। अब यहाँ डस्टर के काम के लिए इनको ये भी लेबर्स को एम्प्लॉय करेंगे जो कि डस्टर बनाएंगे। ऑफिस का काम देखने के लिए, मैनेजमेंट का काम देखने के लिए, अकाउंट्स का काम देखने के लिए ये किसको बुलाएंगे, ये ऑफिस वर्कर्स के लिए मेंटल एबिलिटी वाले लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, जिनको ऑफिस में काम करना होगा। तो लेबर को बुलाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे अब हमको डस्टर बनाना है। पूरा प्रोसेस से अच्छे तरीके से इस बिजनेस के अंदर डस्टर्स बन गए। इन्होंने डस्टर बनाया और इन्होंने देखा कि एक डस्टर को बनाने के लिए, एक डस्टर जो इन्होंने बनाया, उस डस्टर को बनाने के लिए इन्होंने जितना भी सामान यूज करा, जितना भी सामान उस डस्टर में लगा, जैसे ये डस्टर है, तो इस डस्टर को बनाने के लिए जितना भी सामान लग रहा है उसकी पूरी कॉस्ट इन्होंने जितने में खरीदा, ये सब किसी ना किसी प्राइस में खरीदा होगा। वुड इन्होंने खरीदी होगी, बाकी लेबर आए हुए तो लेबर को उन्होंने सैलरी दी होगी, वेज दिया होगा, ऑफिस वर्कर्स को सैलरी दी होगी। तो वो सब जोड़ के अच्छे से करके उनको पता चलता है कि ये जो एक डस्टर है ये इनका बना है 50 रुपीज में। 50 रुपीज लगे हैं एक डस्टर को बनाने के लिए। इंक्लूड इसमें वो सारी चीजें हैं, ये डस्टर में जो मटेरियल यूज हो रहा है, जिन लोगों की हेल्प से ये डस्टर बना है, अगर इस डस्टर को कहीं स्टोर करा जा रहा है, अगर इस डस्टर को कहीं ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके इस डस्टर का, एक डस्टर का प्राइस आ रहा है 50 रुपीज। एंड दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। This is known as cost of production, or in simple terms you can call it cost price, which is CP. प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SP माइनस CP, और सिंपल टर्म्स में जब आपका SP CP से ज्यादा हो। SP क्या है, सेलिंग प्राइस, अभी सेलिंग प्राइस पर भी आएंगे। ये था इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डस्टर। एक डस्टर का क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ये आपका एक कॉस्ट प्राइस हो गया है। अब देखो क्या है, प्रॉफिट का जो एग्जांपल आपको दिया था, सिंपल से एग्जांपल आपसे रिलेटेड था कि आप शॉप पे गए, आपने टॉफीज खरीदी, आपने 2 रुपए में खरीदी थी, मान लीजिए आपने एक टॉफी खरीदी 2 रुपए की, ठीक है। आप घर पे आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये आप अपने सिबलिंग को आप बेच रहे हो, ठीक है। वैसे तो आपको शेयर करना चाहिए पर आप ऐसे हो नहीं, आप क्या करोगे, आप अपने सिबलिंग को बेचोगे, अगर भाई आप चाहिए तो पैसे दो। करते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से सिबलिंग्स ऐसे होते हैं, यही झगड़ा होता रहता है। आपने एक टॉफी खरीदी 2 रुपीज की, आप अपने सिबलिंग से कह रहे हो मैंने एक टॉफी जो ये खरीदी है तुम इसका मुझे 5 रुपीज दो, तब एक टॉफी तुमको मैं दूंगा। आपने ये करा।
आपका सिबलिंग था, उसको चाहिए थी, वो गया मम्मी से लेकर आया, 5 रुपीज दे दिए, बोलो 5 रुपीज लो, मेरे को ये एक टॉफी दे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने वो एक टॉफी, ये जो एक टॉफी है, अच्छी सी टॉफी है बहुत सुंदर सी, ये आपने एक टॉफी खरीदी थी कितने की, 1 रुपए की। आपने ये दे दी अपनी सिबलिंग को, और आपके सिबलिंग ने आपको कितना दिया, 5 रुपीज। ये है सेलिंग प्राइस। आपने जो कॉस्ट पे करा इसको परचेज करने के लिए, वो 1 रुपीज था। आपने जब इसको सेल करा तो आपके सिबलिंग ने 5 रुपीज दिया। यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, एसपी माइनस सीपी, 5 माइनस 1 एंड दिस कम्स टू 4। 4 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया है। यहाँ बिजनेस के केस में आते हैं, बिजनेस के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता चल चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है आपको पूरी कहानी पता चल रही है। यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस एक डस्टर का 50 रुपीज निकला था। अब इस बिजनेस को क्या करना चाहिए कि इनके पास प्रॉफिट हो, इस बिजनेस को वैसा क्या करना चाहिए कि इनको प्रॉफिट हो। बिजनेस का एम है प्रॉफिट अर्न करना। भाई प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे, सबसे पहले बिजनेस यही जानेगा कि इनका ये जितना सामान बन रहा है ना, वो कितने का बन रहा है। इन्होंने एक डस्टर की निकाली कि एक डस्टर बनाने के लिए इनके पूरे 50 रुपीज खर्च हो चुके, 50 रुपीज इनके स्पेंड हो चुके, और फिर वो एक डस्टर बनाए जाके। अब इनको चाहिए प्रॉफिट, ये उस डस्टर का क्या करेंगे। अब आते हैं बिजनेस की डेफिनेशन में, सेल एक्सचेंज। अब इनको ये जो डस्टर है, ये डस्टर सेल करना होगा किसी कस्टमर को जिसको इसकी जरूरत है। कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ से आएगा, यहाँ तो आपका कस्टमर आपका सिबलिंग था, आपका भाई या बहन जो भी वो आपका कस्टमर था। यहाँ पर अब कस्टमर कौन आएगा, बिजनेस का कस्टमर कौन है, बिजनेस का कस्टमर वो होगा जिसे जरूरत होगी डस्टर की। तो बिजनेस का कस्टमर कौन होगा, कोई टीचर होगा, स्कूल होगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगी, वहां के लोगों को डस्टर्स की जरूरत है। तो इस बिजनेस के लिए कस्टमर कौन हो गए, कोई टीचर हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कुछ भी है, वो इस डस्टर को परचेज करेंगे। क्या ये डस्टर कोई लेबर परचेज करे, कोई फार्मर परचेज करेगा डस्टर, अनटिल एंड अनलेस उसको डस्टर की जरूरत है वो डस्टर नहीं परचेज करेगा। तो ये जो अब बिजनेस है ना, अब इसको ढूंढना है कि इनके कस्टमर कौन है। कस्टमर इनके पता चल के टीचर जो हो गए, स्कूल्स हो गए, ये हमारे कस्टमर है, ये हमारे डस्टर्स को परचेज करेंगे। अब इनको क्या करना है ना, अब इनको करना है, कस्टमर तो हमें मिल गया, जैसे कि आपका सिबलिंग था, आपको कस्टमर तो मिल गया। अब हम कैसे उससे उसको अपना ये टॉफी सेल करें, अब हम कैसे इस कस्टमर को अपना ये डस्टर सेल करें। अब ये बिजनेस ये सोचेगा बैठ के कि कैसे मैं इसको जो है बोलूं कि भाई तुम आओ मेरा डस्टर खरीदो, मुझे पैसे दो। किसी की पॉकेट से पैसे निकलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। जो कौन करता है, बिजनेस करता है। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर यही करता है, वो चीजें सेल करता है। एंड सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप घर में अपने भाई बहन को कुछ बेच के देखो, आपको पता चल जाएगा, आसान से नहीं होता है। ठीक है, पैसे निकलवा के दिखाओ आप फिर। अब इनको जो सेल करना है, क्या करेंगे ये, वो कैसे करेंगे, वो आप पढ़ोगे 12th में। जब आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बिजनेस में, बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे कैसे करके कस्टमर्स के पॉकेट से पैसा निकलवाना है। तो वो जानने की भी जरूरत नहीं, वो बाद में आप देखोगे। यहाँ पे हमको क्या कॉन्सेप्ट देखना है, यहाँ पे प्रॉफिट देखना है। तो अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा, इसको पता है मेरा तो डस्टर 50 रुपए में बन गया है, मैंने तो 1 रुपए की टॉफी खरीद ली है। अब हम इसको अपने जो सिबलिंग, अपना जो भाई बहन है, उसको कितने में बेचे कि मेरे को प्रॉफिट हो, 1 से ज्यादा में बेचे। जब 1 से ज्यादा में बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा, तभी तो जाके ये एसपी मेरा बड़ा हो जाएगा, तभी तो एसपी आपका ग्रेटर हो जाएगा एंड आपको प्रॉफिट हो जाएगा 5 माइनस 1 का 4। इनको पता है 50 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। अब इनको पता है सीपी है 50, प्रॉफिट इनको चाहिए। तो अब ये सेलिंग प्राइस क्या रखे, क्या इसको वो 30 रुपीज में बेचे इस कस्टमर को, या 70 रुपीज में बेचे। कौन से केस में इनको प्रॉफिट होगा, 50 से कम में सेल करेंगे, या 50 रुपीज का ही सेल कर देंगे, या 70 रुपीज का सेल करेंगे। अगर ये इस डस्टर को जो 50 रुपीज का है उसको 30 रुपीज में सेल करेंगे, तो मतलब कि आपने बनाने में तो 50 रुपीज खर्च कर दिए। आप जब उस सामान को, उस डस्टर को किसी को सेल कर रहे हो, तो वो कस्टमर आपको 30 रुपीज दे रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, कितने का, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा हो रहा है एंड प्रॉफिट की कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस नहीं हो रहा है,
यहाँ पे ये नहीं हो रहा, आपका कॉस्ट प्राइस 50 ज्यादा हो गया, सेल आप कम में कर रहे हो, लॉस हो जाएगा बिजनेस को लॉस नहीं करना है। चलो ये केस हटाओ, 30 में नहीं करना है। दूसरा केस है 50 का है, 50 का ही सेल कर दो। आपने 50 का डिस्टर बनाया, आपने सेल करा, उस कस्टमर ने 50 रुपीज दे दिए, तो वो क्या हुआ, वही 50 आपका लग गया, उसका जितना बनाने में लगा था उतने में हो गया, वो 50 आपका 50 कट हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, कुछ भी नहीं, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड केस आता है जब आप इस डस्टर को 70 का सेल करोगे। आपने डस्टर को बनाने में 50 रुपीज स्पेंड करे, आपने बेचा किसी कस्टमर को, वो कस्टमर आपको 70 रुपीज दे रहा है, तो 70 50 से ज्यादा है, यहाँ पर हो गया आपको प्रॉफिट। यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है जो आपने कस्टमर को सेल करा, दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आपके डस्टर। तो जब ये हो रहा है बिजनेस में, ये हो रहा है, तब उनको प्रॉफिट होगा। तो इससे आपने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करना पड़ेगा, ऐसा सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा, ऐसा सेलिंग प्राइस चूज करना पड़ेगा जिससे उनका ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कवर हो जाए। और जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाएगा और फिर वो सेल करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ, और वो जो एक्स्ट्रा उनको बाहर से मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। एंड अगर बिजनेस ये प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगा देन दैट बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि बिजनेस का ये फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि उसे सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट्स की जरूरत है। प्रॉफिट्स के लिए उसे अपने कॉस्ट को या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो भी वो बिजनेस में डील कर रहा है, जो भी टाइप का बिजनेस कर रहा है, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करना है और ऐसे प्राइस पे सेल करना है कि उनको प्रॉफिट हो जाए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल। इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट जरूरी होते हैं एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल का। एंड डिटेल में इसलिए समझना सही बिकॉज यहाँ पर आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझ रहे हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा मार्केटिंग का भी हो गया इसमें, ठीक है, एंड आपका लेबर एंड ऑफिस वर्कर्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें हो गया है। तो सर्वाइवल ये कहता है कि बेसिक पर्पस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या होता है, सर्वाइव करना। सर्वाइव करने के लिए क्या है, व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट, ये कॉस्ट होता है। तो दो आपको यहाँ पे भी टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कॉस्ट कितना है इस प्रोडक्ट का, वो सेलिंग प्राइस, वो आप धीरे धीरे जब इस पे करोगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी। सर्वाइवल हो गया। सर्वाइवल के बाद सेकंड आपका होता है प्रॉफिट। ये आपके जो भी बिजनेस है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेकंड टाइप का। प्रॉफिट कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि इट शुड अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट उस बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉफिट्स बहुत जरूरी होते हैं। देखो होता क्या है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना एक बहुत अच्छी लाइन है, वो लाइन कहती है कि प्रॉफिट is the reward for the risk taken by आपका बिजनेसमैन। तो ये कहता है कि प्रॉफिट जो है ना आपका, प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब आप एक तरीके से एप्रिसिएशन जो दे रहे हो, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं इसको, रिवॉर्ड का मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कह रहा है कि देखो बिजनेसमैन जो है ना वो रिस्क लेता है। बिजनेस में, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क है, ये आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। जो बिजनेस के अंदर वो रिस्क है, वो कौन रिस्क देख रहा है, वो मेन रिस्क एक केवल उस बिजनेसमैन के ऊपर है। उस बिजनेस के अंदर चाहे कितने सारे लोग काम करते हो, लेकिन जो मेन बिजनेसमैन होगा, जो मेन ओनर होता है, अभी हम ओनरशिप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, मेन ओनर जो होता है बिजनेस का, सारे रिस्क उसको ही झेलने पड़ते हैं। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, का मतलब है कि उस ओनर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज कौन, जो ओनर नहीं होते हैं, जिनको केवल बिजनेस के अंदर काम करना है, आके काम करके 9 to 5 की जॉब करके घर चले जाना है, उनको सैलरी मिल रही है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द जो भी आपके बिजनेस में हो रहा है। बिजनेस का गुड बना दिया उन्होंने, या बिजनेस को ऑफिस का वर्क करके उनका काम
खत्म, उस गुड को सेफली कैसे रखना है, उस सर्विस को अच्छे से कैसे प्रोवाइड करना है, वो बिजनेसमैन के ऊपर होता है। एंड देयरफॉर द बिजनेसमैन इज द पर्सन हु इज बेयरिंग द मोस्ट रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा रिस्क उसी बिजनेसमैन को होता है। एंड सिंस ये रिस्क जो है ये बिजनेसमैन ले रहा है, क्यों ले रहा है? बिकॉज वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है जो सोसाइटी के लोगों को जरूरत है, जिसकी जरूरत कस्टमर्स को है। बिजनेस हमेशा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करा जाता है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं जिससे लोगों की नीड सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, हाँ, जो भी आप सामान खरीद रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो सब एक बिजनेसमैन उसके ऊपर बैठा है जो कि आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम है। अगर बिजनेस सारे बंद हो जाए, सारा प्रोडक्शन रुक जाए, तो हमारे पास ये जो गुड्स अवेलेबल है, जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये सब हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिस्क ले रहा है बिजनेसमैन ले रहा है, एंड देयरफॉर इस रिस्क का रिवॉर्ड है, इस रिस्क का रिवॉर्ड ही प्रॉफिट है। इसलिए बिजनेसमैन को ये राइट है कि वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट सेकंड आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। थर्ड आपका है ग्रोथ। तो ग्रोथ यही है कि बिजनेसमैन जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करे, आगे बढ़े। एंड ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है? प्रॉफिट। तो एक तरीके से ये तीनों लिंक्ड है। एसपीजी, सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए। एंड वाई? बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क विच इज अंडरटेकन बाय द बिजनेसमैन। तो ये तीन आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो आपके क्या बोल सकते हैं, बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बाकी बिजनेस से क्यों अलग है, बाकी बिजनेस से क्यों बेटर है या क्यों खराब है, वो देखने के लिए ये देखा जाता है कि बिजनेस ग्रो कितना कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज क्या क्या हो रहा है उसमें, तो वो सारी चीजें देखनी चाहिए। एंड देयरफॉर ये ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये नहीं देख रहे हैं कि ये कैसे क्या करना है, सिंपल से बस ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अब ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या कहते हैं? देखो इसमें जो टर्म आया है वो है सोशल। सोशल का क्या मतलब है? सोसाइटी। सोशल टर्म आपका कहाँ से डिराइव है? सोशल टर्म आपका सोसाइटी से डिराइव्ड है। बिजनेस के लिए जो भी बिजनेस है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, चलो इस बिजनेस, यहाँ पे बिजनेसमैन जो है मिस्टर ए, ये बिजनेसमैन है, यहाँ पे इसके अंदर इनका सारा काम चल रहा है बिजनेस का। यहाँ पे कुछ सारे एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं? कुछ एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं। और ओनर कौन है? मिस्टर ए। ओनर मिस्टर ए है, ये बिजनेस है, यहाँ पे एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर भी काम कर रहा है। एम्प्लॉयज मेंटल वाला काम देख रहे हैं, सारा ऑफिस का काम देख रहे हैं, एंड जो लेबर है आपका वो फिजिकल सर्विसेज, फिजिकल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे कुछ प्रोडक्शन है, कुछ फैक्ट्री का काम है, या किसी भी अलग टाइप की चीज है वो कर रहे हैं। इस बिजनेस का ओनर मिस्टर ए है, बिजनेस का नाम चलो एबीसी कंपनी, कुछ भी नाम रख दो, ये है। अब ये जो बिजनेस है इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं, इसके बाहर, इस बिजनेस के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है। अब आप बोलोगे एनवायरनमेंट तो भी इसमें तो वो आते हैं, ट्रीज आते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, सब आता है एनवायरनमेंट में, यहाँ सब कुछ इंक्लूड है। बाहर के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब इनका आउटसाइड एनवायरनमेंट है। बाहर कोई नया अलग बिजनेस है, वो इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है। बाहर जो लोग रह रहे हैं वो आउटसाइड एनवायरनमेंट है। बाहर किसी भी टाइप का कुछ हो रहा है, पॉलिटिशियंस हो गए, नॉर्मल पब्लिक हो गई, स्कूल्स हो गए, और बाकी सारे बिजनेस हो गए, सब आउटसाइड एनवायरनमेंट है इस बिजनेस के लिए। और इसके अंदर ही जितना है ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये आउटसाइड वाला है या एक्सटर्नल इसको आप बोल सकते हो, तो ये अंदर वाला इसका हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये जो बिजनेस है ना, आपको जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में बताया गया, ये बिजनेस क्या करता है ना, ये बाहर से सामान लेता है। इस बिजनेस को अगर हमने चलो अपने डेस्कटॉप पे देखा, अपन टेबल का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये टेबल बनाते हैं, मिस्टर ए जो ओनर है बिजनेस के, इनका बिजनेस टेबल्स बनाने का है, तो इनको इस टेबल को बनाने के लिए जिन सामानों की जरूरत पड़ेगी वो इस आउटसाइड एनवायरनमेंट से मंगवाएंगे। अब इस आउटसाइड एनवायरनमेंट में वुड प्रोवाइड करने वाले, ट्रीज जो आपके हैं, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं बाहर, वो सब आउटसाइड एनवायरनमेंट है। वुड, इस टेबल को बनाने के लिए इन्होंने देखा, टेबल को बनाने के लिए हमें वुड की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे अंदर फैक्ट्री में आकर काम करेंगे।
फिर उसके अलावा पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, और कई बार जैसे बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें वो देखेंगे, कहेंगे भाई हमें ये चीज़ें बाहर से ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें लानी है। अब इस टेबल को बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए वुड, इनको वुड चाहिए। वुड इनको कौन देगा, वुड इनको वो देगा जो ट्रीज को काटता है, जो ट्रीज कटिंग करेगा, जो ट्रीज को काटेगा वो इनको वुड देगा। पहले जाएंगे उस इंसान के पास कि भाई आपको यह जो वुड दे सकता है, आएगा, चलो उसने बताया कि हाँ ठीक है, मैं जो है ट्रीज काटता हूँ, मैं जाता हूँ जंगल से पेड़ काट कर ले आता हूँ, जो अब जितना अलाउड है उतना, ठीक है, क्योंकि देखो वो तो अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है, तो वो ट्रीज कट करेगा और ट्रीज कट करके लाके इनको देगा। वो जो ट्रीज कट करके ला रहा है, वो ट्री किसी ना किसी एरिया से कट कर रहा होगा, इसी अर्थ पर, इसी जगह पर, अर्थ पे ही कोई ट्री होगा जो वो काट के ला रहा होगा। तो ये जो ट्री ला रहा है वो इंसान, ये कहाँ से ला रहा है, ये ला रहा है हमारी अर्थ से। अर्थ का मतलब एनवायरनमेंट से। वो ट्री जो बाकी ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको एयर प्रोवाइड कर रहा था, उनके लिए यूजफुल था, लेकिन केवल इसलिए कि ये बिजनेसमैन को एक टेबल बनानी है, उसके लिए इनको वुड की जरूरत है, ये एक ऐसे इंसान के पास गए जो इन्हें वुड प्रोवाइड करेगा। वो पर्टिकुलर जो इंसान है, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी है, वो फॉरेस्ट से जाके ट्रीज कट करके लाएंगे, इनको देंगे, फिर ये टेबल बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये बिजनेस जो है ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से चीजें लेकर फिर गुड या सर्विस बना रहा है। आउटसाइड एनवायरनमेंट से चीज लेकर, गुड्स लेकर, रॉ मटेरियल, जिसे हम एकदम स्पेसिफिक टर्म बोले तो रॉ मटेरियल्स इसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स लेकर गुड को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग्स वाला जो पार्ट है, इंसानों का, ह्यूमंस का जो पार्ट है, वो इसके लिए सोसाइटी है, वो इस बिजनेस के लिए सोसाइटी है। जरूरी नहीं कोई छोटी सोसाइटी, ऐसे नहीं कि भाई जैसे नॉर्मल होता है सोसाइटी हो गई एक पर्टिकुलर लेन के अंदर है, या पर्टिकुलर एरिया एक सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी, ऐसा नहीं। बिजनेस के लिए वो बाहर की सोसाइटी है, वो सोसाइटी है जहां से वो गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स ला रहा है। तो ये जो वो रॉ मटेरियल्स बाहर से ला रहा है और फिर बिजनेस करके टेबल बनाकर फिर से यही आउटसाइड एनवायरनमेंट के लोगों को सेल कर देगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट लोग इसको पैसे देंगे, तो यहाँ पर इस ओनर की, इस मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे, कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे। दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए। और इसलिए ये ए बिजनेसमैन जो है अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करके बताएगा कि हमारे बिजनेस के ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे कि ये जो सोसाइटी है बाहर की, उनके लिए हमें क्या करना है। कई आपने आजकल सुना होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नया उनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस जो चल रहा है, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, अंबानीज, तो ये क्या करते हैं, ये आपने अक्सर सुना होगा, ये सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम, चैरिटी का काम, डोनेशन का काम करते रहते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इनका बिजनेस इसलिए चल रहा है क्योंकि ये उसी सोसाइटी से सामान ला रहे हैं, उसी सोसाइटी से रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, उससे वो अपना गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर वो उस गुड को उसी सोसाइटी के लोगों को सेल कर रहे हैं। तो उनकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस सोसाइटी को सर्व करें, उस सोसाइटी के लिए भी उनके बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बिजनेस तो बस बाहर से लेके अपना अपना बिजनेस चला के प्रॉफिट्स कमा के ये ओनर तो बैठ जाएगा बस। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स यही कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में सोसाइटी है, जो ह्यूमंस हैं, उनके लिए क्या क्या करना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स यही बताते हैं। तो क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स? डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ उनकी क्या कमिटमेंट है, ठीक है। फिर इसमें ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राइमरी रखा जाता है। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये आपको याद होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। तो इसलिए सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको आप एथिक्स में देखो, अभी तो पता नहीं आपके में भी ये है कि नहीं। एथिक्स जो होते हैं, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के मॉरल वैल्यूज, उसमें आप पढ़ोगे कई सारे ऐसे एक्ट भी बने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि बताते हैं कि बिजनेस की सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारियां हैं, उनके मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। वही हम इसमें देखेंगे।
सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, अभी हमने देख लिया सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं वो हमने देखा। अब हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिजनेस अंडरटेक करता है एज देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक हमने पढ़ लिया, सोशल पर आ गए। पहला कहता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है भाई, ये है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो जैसे ही प्रोडक्ट्स आए ना टर्म आपके पास, जैसे ही प्रोडक्ट्स टर्म आए आप समझ जाना कि गुड्स की बात हो रही है। कई बार सर्विसेज भी इंक्लूड कर दी जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज, आपको गुड्स एंड सर्विसेज का फर्क पता ही है। गुड्स एंड सर्विसेज का फर्क पता है। गुड्स टैंजिबल होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते। ठीक है, टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है वो आपका गुड है, लेकिन टीचर जो आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करी, टीचिंग कर रही है, वो सर्विस है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको देख नहीं सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कह रहा है कि पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है ये इस बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का, कि वो जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई का क्या मतलब है, बिजनेस जो बाहर सेल कर रहा है, जो चीजें सेल कर रहा है, सप्लाई करे वो डिजायर्ड क्वालिटी का, जो भी गुड या सर्विस वो सप्लाई कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, वो डिजायर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिटी का मतलब जैसी क्वालिटी किसको चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए। जैसी क्वालिटी कस्टमर्स को चाहिए उस क्वालिटी के गुड की सप्लाई करे ये बिजनेस, जो भी बिजनेस है। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी अलग अलग गुड्स की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है मिस्टर ए, उनको चाहिए फ्रिज, उनको अपने घर में फ्रिज चाहिए, तो वो जाएंगे शॉप पे देखने कि उनको फ्रिज कैसी लेनी है। वो फ्रिज देखेंगे तो वो क्या चीज उसमें देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये जो फ्रिज है ना ये कई साल तक चलनी चाहिए। डिजाइन वगैरह देखेंगे, पर मेन उनका फोकस होगा कि ये फ्रिज जो है मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो कई साल तक चल जाए। और ये जो कई साल तक चलने वाले गुड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, या फिर इसकी क्वालिटी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, आप घर में वॉशिंग मशीन ला रहे हो परचेज करके, तो आप देखोगे वो वॉशिंग मशीन कई साल तक चलनी चाहिए, वो ड्यूरेबिलिटी है। अगर आपको पता है कि वॉशिंग मशीन 2 साल में खराब हो जाएगी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, एकदम भयंकर सी है, तो क्या आप खरीदोगे वॉशिंग मशीन को? आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, कि उनको देखना है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये कितने साल तक चल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई ड्रेस देख रहे हो, ड्रेस आप परचेज कर रहे हो, अगर आपको किसी पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए और आप वो ड्रेस देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये ड्रेस जो है ये ज्यादा टाइम नहीं मैं पहन पाऊंगा या पहन पाऊंगी या फिर खराब हो जाएगी, बट सिंस वो इतनी सुंदर है, आपको एक ही बार पहनना है, तो आप वो परचेज कर लोगे। यहाँ पे क्वालिटी आपने क्या देखी, यहाँ पे उसकी आउटर क्वालिटी, अपीयरेंस कैसा है वो देखी आपने। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए कोई सामान खरीद रहे हो। अगर आप प्रेशर कुकर या सिलेंडर परचेज कर रहे हो, जैसे गैस सिलेंडर्स आते हैं, ठीक है, जो किचन में यूज होता है, तो वो सिलेंडर्स जो आप परचेज कर रहे हो, तो वहां पे आपके पेरेंट्स देखते हैं कि सेफ्टी, वो प्रेशर कुकर और वो जो सिलेंडर है उसमें सेफ्टी होनी चाहिए, कितना सेफ है वो गुड यूज करने के लिए। ठीक है, प्रेशर कुकर और सिलेंडर्स ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से लीकेज हो जाए या प्रेशर कुकर आपका फट जाए, तो यहाँ पे वो क्या देखेंगे, यहाँ पे वो सेफ्टी देखेंगे। फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में वो देखेंगे ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। कोई ड्रेस आपको चाहिए, उसमें वो देखेंगे उसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है। तो क्वालिटी किसी भी गुड के लिए, किसी भी सर्विस के लिए डिफर करती है कि किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बिजनेसमैन को पता है, बिजनेसमैन जो है उसको ये पता होना चाहिए कि वो डिजायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करे, कस्टमर्स को डिजायर्ड क्वालिटी की चीजें दे, जो कस्टमर्स डिजायर करते हैं, जो कस्टमर्स को चाहिए, तभी कस्टमर्स परचेज करेंगे। वरना क्या है, आप चाहे कितनी भी सुंदर सी फ्रिज या वॉशिंग मशीन दिखा दो, पेरेंट्स आपके वही खरीदेंगे जाके जो ड्यूरेबल होगे, फिर चाहे उसकी अपीयरेंस थोड़ी खराब ही हो, ठीक है, लेकिन वो उसको ही परचेज करेंगे क्योंकि वो ड्यूरेबल है। और बिजनेस को अपना सामान सेल करना है, उस कस्टमर के पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं। तो ये चीज देखो, यहाँ पे दोनों चीजें पूरी हो रही है। अगर वो डिजायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देगा ना कस्टमर को, तो कस्टमर भी वो सामान खरीद के इसको पैसे देंगे। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो रहा है उसको, सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी आपका हो रहा है। तो ये आपका सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में था। सर्वाइव करने में, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ना बहुत जरूरी है एक बिजनेस को। सर्वाइव नहीं करेगा तो चाहे कुछ भी करे, बिजनेस बंद हो जाएगा तो कुछ आप कर नहीं सकते हो फिर, ठीक है, ऐसा होता है। सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये हो गया। सेकंड हमारा आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये क्या है भाई, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
अवॉइड करना है, मतलब ये चीज नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड दिस। क्या अवॉइड करना है बिजनेस को? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो ट्रेड क्या है, ट्रेड के बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेड जो टर्म है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रेड में, और एक और टर्म आपका होता है सर्विसेज में, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम देखेंगे क्या है, अभी इसमें ज्यादा वो जरूरत नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है ना, इलीगल काम। सिंपल भाषा में इलीगल काम जो होते हैं, जो बिजनेस करने लगती है, वो नहीं करना है, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है। बिस्टर ए जो बिजनेस के ओनर है, जिनको ये सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो करना है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव इनको बताए गए हैं। पहला तो ये कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करो, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव रखता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस रखेगा कि वो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आपका आता है, कुछ टर्म्स हैं, दो का आपको मेन मतलब पता होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग और अडल्ट्रेशन। ये दो चीजें, ब्लैक मार्केटिंग और अडल्ट्रेशन। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? ब्लैक मार्केटिंग सिंपल सी बात है, आपको आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है, गैस खत्म हो गई है, अब आपको गैस चाहिए। अब आप क्या करोगे? अगर आप आज सिलेंडर को बुक करोगे तो 2-3 दिन के बाद वो आपके घर में आएगा, जनरली ये होता है। लेकिन अगर आप जानते हो किसी ऐसे को जो खास है आपका, आप उसको जानते हो कि वो सिलेंडर सप्लाई करते हैं, तो आपके पेरेंट्स अक्सर क्या होता है, वो क्या करते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लो, आप उनसे फोन में बात करोगे, वो आपको बोलेंगे मैं आपको 2 घंटे के अंदर सिलेंडर लाकर दे दूंगा, लेकिन आपको ज्यादा प्राइस पे करना होगा, आपको ज्यादा प्राइस पे करना होगा। मे बी वो आपसे 200-300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करवा ले, लेकिन वो आपको वो सेल कर देंगे 2 घंटे के अंदर। जो आपको 2-3 दिन के बाद मिल सकता था, वो आपको 2 घंटे के अंदर जल्दी आपको सेल करेंगे। वो बिजनेसमैन करेगा सेल, लेकिन आपसे ज्यादा प्राइस लेगा। तो ये वो बिजनेसमैन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। दिस इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग। तो आपको सिलेंडर आज चाहिए, अगर आप आज करोगे, जनरली लीगल तरीके से परचेज करोगे, तो 2-3 दिन के बाद आएगा। वो बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं आपको अभी दे दूंगा, पर प्राइस ज्यादा लूंगा आपसे। तो दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो बिजनेसमैन को नहीं करनी है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, गलत चीज है। अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है मिक्स करना, मिक्सिंग करना। कैसे मिक्सिंग करना? आपके घर में जो ये आते हैं, क्या कहते हैं, मसाले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिली पाउडर आता है, ठीक है, लाल मिर्च आती है, तो वो जो लाल मिर्च है ना, कई बिजनेसमैन पता है क्या करते हैं, वो उसमें जो आपकी ईंट होती है, ब्रिक होती है ना, ब्रिक पाउडर मिक्स कर देते हैं। उस लाल मिर्च में ब्रिक पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। क्या होता है इससे? लाल मिर्च आपकी इतनी थी, उसमें इतना ब्रिक पाउडर मिक्स कर दिया, 1 किलो से 2 किलो हो गई, ठीक है। अब वो मिक्स्ड है, वो प्योर आपको नहीं मिल रहा, इसीलिए कहते हैं बाहर का सामान प्योर नहीं होता है। बहुत मिक्स चीजें होती है, मिक्स इसलिए कर देते हैं कि वेट बढ़ जाए, अलग अलग चीजें होती हैं। तो दिस इज अडल्ट्रेशन। इससे क्या होगा? जो लोग कंज्यूम करेंगे, जो उनको परचेज करके सामान को यूज करेंगे, वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो सोसाइटी को नुकसान होगा। तो वैसे काम नहीं करने। अडल्ट्रेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग ये कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उन्हें ये चीजें नहीं करनी है, उन्हें ये प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है, ठीक है। अब देखो, अगर करेगा ना बिजनेसमैन, तो इसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। फाइन मतलब पैसे देके, पैसे मांग लेगा जो आपका कोर्ट है। इम्प्रिजनमेंट मतलब बिजनेसमैन को जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है, मतलब ये लीगली आपको पता होना चाहिए एज अ, और मेन चीज, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या है। कोई आपको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता। एडल्ट्रेशन अगर कर रहा है, देन दैट पर्सन इज, वो क्या है, लीगली वो अनफेयर चीज कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, एंड वो पर्सन जो है जेल में जा सकता है, ठीक है। क्राइम होता है ये, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये क्राइम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड आपका होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये यही कह रहा है कि बिजनेस को ये चीजें नहीं करनी है, ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि ये चीजें बिजनेस ना करे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब जो इसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स अभी और बचे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव इसमें हो गए हैं, आगे के कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, और उसके बाद थर्ड जो आपका आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन आपने इतना जो भी आपको समझ आया है, आप उतना रीड करो, रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम है देन आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बाय।